सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्विक रिवीजन लीनियर अलजेब्रा का। ठीक है, तो थोड़ा देर टाइम लगेगा, हो सकता है हाफ एन आवर लगे। तो बेसिकली लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी कंटेंट समझ में आए। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव सेशन इसके बाद होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग वहाँ पर लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं कि मतलब कब लाइव सेशन है, या अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ से अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा चैनल है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला इंस्टाग्राम आईडी है और ये है हमारा टेलीग्राम आईडी। ठीक, तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा के बारे में। बेसिकली क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो भी पार्ट है वही हम लोग करेंगे। जल्दी जल्दी में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, अब थोड़ा आराम से करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 1.5x पर स्विच कर सकते हैं अगर आपको स्लो लगे तो। ठीक है, if you find the video slow, you can switch to 1.5x so that you can get the better quality, better speed, जल्दी से वह कंप्लीट होने के लिए। ठीक, वैसे भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने के लिए फेमस हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे में m क्रॉस n नंबर्स का एक फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, A11 A12 A13 से A1n तक, सिमिलरली A21 से लेके A2n तक, A31 से लेके A3n तक, AM1 से लेके AMn तक। ठीक, ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्या होता है, एक m इंटू n नंबर का एक एरे में, रेक्टेंगुलर एरे में घिरा हुआ रहता है, वही मैट्रिक्स होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इसको, इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रो। ठीक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रो और इसको कॉलम, COLU में। देखिए, मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ जो पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक बेसिक डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, रो कॉलम आपको पता ही होगा, लेकिन फॉर्मेट के अनुसार रो कॉलम बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, बेसिकली आप मैट्रिक्स को ऐसे भी इंक्लोज कर सकते हो, इस बॉक्स में भी। ठीक, और इस बॉक्स में भी इंक्लोज कर सकते हो, दोनों में ही आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो बेसिकली बहुत टाइप के मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। लगभग मैंने इन तरीके के मैट्रिक्स के बारे में बता दिया लगभग। ठीक है, जितना मैं जानता था। अगर आप भी कुछ जानते हैं तो बता दीजिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में। इससे ज्यादा कुछ बता तो बता दीजिएगा। आगे और भी मैट्रिक्सेस हैं, तो वहां पर हम लोग और भी देखेंगे। ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। बेसिकली ये किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, ये है ऑर्डर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑर्डर भी देखेंगे, कौन सा मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है अगर कुछ मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है तो। बातें यहाँ तक क्लियर होंगी। तो देखिए, यहाँ पर आता है आपके पास रो मैट्रिक्स। ठीक है, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आते हैं रो मैट्रिक्स पर। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक रो होगा, बाकी आप कितने भी कॉलम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 3 7 9 10 13, ये एक मैट्रिक्स है। इसका बताइए एक ऑर्डर, आप कमेंट सेक्शन में, प्रीमियर हो रहा होगा तो हमें बता सकते हैं, या आप बाद में देख रहे हैं तो ऑर्डर आप लोग अपने कॉपी में लिख के भी देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये तो एक रो है, रो तो एक रहेगा, और कॉलम रहेगा 1 2 3 4 5 6। एक कंसेप्ट और है यहाँ पर, बेसिकली m इंटू एन का मतलब क्या होता है, यहाँ जो m रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है, सॉरी नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, और n जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस चीज का आप लोग खासा ध्यान रखेंगे। अरे यार, उल्टा लिखा गया, एक मिनट, बोलने के चक्कर में सही चीज भी उल्टा लिखा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलते हैं। अब अपने बेटर एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये नंबर ऑफ कॉलम्स समझ में आ गई होगी बात, m इंटू एन का रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, बाकी जितने भी आप रोज बना ले। ठीक है, रोज मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, जितने भी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने अभी बताया कि m क्रॉस n से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक आइडिया तो यही है कि m क्रॉस n से आप रिप्रेजेंट करें।
यहाँ पर हम लोग के पास कॉलम के लिए कोई ये नहीं है, ठीक है, कॉलम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी कॉलम ले, 3 4 9 10 13। बताइए इसमें कितने रोज है? कॉलम के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ एक ही कॉलम लेंगे कॉलम मैट्रिक्स में। यहाँ पर रोज आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऑर्डर की मैंने बोली थी, ऑर्डर के बारे में मैंने बताया था थोड़ा सा कि ऑर्डर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर होता है क्या, रो मैट्रिक्स का 1 क्रॉस n होता है, और ऑर्डर होता है कॉलम मैट्रिक्स का n क्रॉस 1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़ती हम लोग आगे। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। जितने भी हम लोग मैट्रिक्स लगभग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंक को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, रैंक में तो आपको बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स मिलेंगे। इफ वी लीव द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, देन majority of the matrix we will get are the square matrices. So basically these matrices are pretty much important for our exam and for semester exams also. You can use by any way. देखिए टोटल हम लोग से हर चीज कवर करेंगे, लेकिन देखते हैं कितना होगा। गेट 2024 के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको यहाँ पर देखिए इस वीडियो को देख के आपको क्या क्या चीज लेना है यहाँ से, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है, जितने भी आपको प्रॉपर्टीज होंगे उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज आप लोग जानेंगे तभी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। रिसेंट ईयर में देखा गया, इन द रिसेंट ईयर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन गेट बेसिकली फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के प्रॉपर्टी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो उसमें बेसिकली जरूरी भी नहीं कि ये सारे, ठीक, कानपुर वाला पेपर आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अच्छा खासा था, तो यहाँ पर आप लोग वो यूज कर सकते, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये n क्रॉस n हो सकता है, मतलब 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है, और 5 क्रॉस 5 हो सकता है। और जहां तक आप ले आ जाए वहां तक आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बहुत सारे मैट्रिक्स आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। आता है डायगोनल मैट्रिक्स। बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट अदर जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसा कि एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ये क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल है, और डायगोनल में जो एलिमेंट है 1 5 और 9, बाकी सब क्या है 0 0 0। ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखें। क्लियर है बात? बढ़ता हूँ आगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स देखो, अब स्केलर मैट्रिक्स के बारे में आते हैं। एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा मेरे को आप बात बताएंगे प्रीमियर में या कमेंट सेक्शन में कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोग बता सकते हैं कि है कि नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान सा है। तो आप लोग बताइए, दिस इसका ऑर्डर जो होता है n इंटू n होता है, और ये बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स होने का कंडीशन जो है वो क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो, वही डायगोनल मैट्रिक्स। तो हिंट मिल गया होगा आपको, अब इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका तो यूज सबसे ज्यादा है, जितना भी प्रॉपर्टी है लगभग सब में इसका यूज ही है, ठीक। चाहे वो डायगोनलाइजेशन ले ले, चाहे वो इन्वर्स के फॉर्म में ले ले, चाहे वो और किसी फॉर्म में एडजॉइंट के फॉर्म में ले ले, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, तो 1 1 0 0, ये है 2 क्रॉस 2 का। अब मानते हैं 4 क्रॉस 4 का बनाते हैं हम लोग, ये रहा आपका 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, पूछने में तो कोई हिचक नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम आपको मिल चुका है, इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड, ठीक है, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स तो है ही, मैं लगभग जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं आगे।
और कुछ मैट्रिक्स रखते हैं। अब आता है नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका हर एलिमेंट 0 होता है। तो ये मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, कोई भी ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कितना मैट्रिक्स है, 5 × 2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। 5 मतलब नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, ठीक। और कॉलम कितना, 2। ये हो गया 5 × 2 का ये नल मैट्रिक्स, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस आप देखते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और एक आपसे गुजारिश है कि कृपया करके इन सभी वीडियो को अपने सभी ब्रांच के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। बिकॉज मैथमेटिक्स इज कॉमन इन एवरी ब्रांच और सब में लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है। तो प्लीज अगर आपकी हेल्प रहेगी तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोग बनाएंगे। सो प्लीज ट्राई टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर बैचमेट्स, ठीक है। जूनियर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, हो गई ज्ञान की बातें बहुत। अब देखिए आते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसका सिंपल समझने का मतलब क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है विच लोअर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। सर ये बातें तो मुझे याद नहीं रहेंगी। तो बेसिकली आप करना क्या है, ए आई जे इक्वल टू 0 है जब आई ग्रेटर देन जे है। आई ग्रेटर देन जे मतलब एक चीजें मैं समझा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। ए आई जे मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैं एक बार आपको फर्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक। देखिए, सो बेसिकली इस चीज को हम ए आई जे लिख सकते हैं, ठीक है। आई मतलब आईएथ एलिमेंट, ठीक। और जे मतलब जे, मतलब A11 का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। A12 का मतलब क्या है, पहला रो, ठीक है, पहला रो और दूसरा कॉलम में। A13 का मतलब क्या है, देखो आई क्या बताता है आपका रो का पोजीशन और जे जो बताता है वो कॉलम का पोजीशन। और बेसिकली ये दोनों क्या बताते हैं, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। जो भी आपका मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, उसमें आपका पोजीशन बता देगा ए आई जे, ठीक। इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। हम लोग थे कहाँ, अपर ट्रायंगुलर हो गए। तो आई अगर ग्रेटर देन जे होता है, मतलब जैसे देखिए ये 1 2 है, तो 1 जो है ग्रेटर देन 2 है, नहीं है, गलत बात है। ये वाला एलिमेंट क्या होगा आपका, 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन A21 है तो क्या होगा आपका, 0 के बराबर होगा। A31 है तो ये आपका 0 के बराबर होगा। A32 है ये भी आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आई ग्रेटर देन जे है तो क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, बस याद रखना। और एक चीज आप क्या कर सकते हैं कि मतलब देखिएगा, ये देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक। मतलब 1 2 3 4 5, 3 और 3 6, 6 एलिमेंट बचे हुए हैं आपके। 6 एलिमेंट से आप ट्रायंगल बना सकते हैं ऊपर में, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट माइट बी अ शॉर्ट वे, ठीक। आप समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आप ये कंडीशन जरूर याद रखेंगे। आई ग्रेटर देन जे होता है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। और एक यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है इसमें, 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात। सिमिलरली अब आते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर। तो बताइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रीमियर जो देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आई लेसर देन जे मतलब ऊपर में आपका 0 होगा, ठीक। लोअर में ऊपर में 0 और अपर में नीचे में 0, याद रहेगा। लोअर में क्या करेंगे, नीचे में ट्रायंगल बनेगा, याद रखिएगा नंबर साथ। नॉन जीरो नंबर का नॉन जीरो नंबर का ट्रायंगल बनेगा लोअर में, ठीक है। समझ गए, एक ट्रायंगल बनेगा नीचे में नॉन जीरो नंबर का, तो ये क्या हो गया लोअर में, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गया। सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई क्या है लेस देन जे होगा तभी होगा, ठीक। तो बेसिकली क्या होगा, A12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 1 लेसर देन 2 है और ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो यही होगा। Similar to the upper triangular matrix, lower triangular matrix का भी डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं किससे, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट।
ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स का भी क्या निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स करके, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट करके। इन चीज़ों के बारे में और भी डिस्कशन होगा, लेकिन मुझे लगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो वहाँ पर बताना मुझे ज़रूरी लगा कि ये एक प्रॉपर्टी होता है इसका। क्लियर है? अब देखते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाता है, ये क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कंडीशन फुलफिल होगा। ये हो जाएगा आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 5, पूछ रहा है कि आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 से, और अगर देख लेते हैं कि ये सेम चीज जनरेट करके दे रहा है, मतलब 2 3 4 5 जनरेट करके दे रहा है, तब इसको बोलेंगे हम क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में मुझे नहीं लग रहा है ये फुलफिल होगा, तो ये क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। समझ गए होंगे बातें। बढ़ता हूँ आगे, अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ ही बोल सकते। चलिए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स कुछ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ठीक, ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाता है तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स ही होगा। अब एक चीज बताइएगा कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कब पॉसिबल है, ठीक है। ए क्रॉस ए कब पॉसिबल है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ए क्रॉस ए तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ऑर्डर दोनों का सेम हो, मतलब ये 2 क्रॉस 2 होगा, ये भी 2 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम कब होगा, जब क्या होगा आपके पास, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के लिए और पीछे जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा है इसके लिए, दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। कंडीशन क्या क्या है मैं वो थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक। चलिए, कंडीशन बेसिकली है ये वाला, ये याद रखना है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के लिए ये है, आइडेम्पोटेंट के लिए क्या था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए के बराबर। यहाँ मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, आई थिंक आप लोग को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आइडेंट देखिए, इससे इसको रिड्यूस करना बहुत ही आसान है अगर हम लोग ये चीज जानते हैं कि, एक मिनट, ये ठीक है, मेरे पास ये इनवर्स है पहले से फाइंड किया हुआ, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो इससे हम इसको कैसे लाएंगे, तो प्री मल्टीप्लाएंगे इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। तो ए इनवर्स यहाँ हो गया। इसको अगर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में, हो सकता है कि ये वीडियो के नीचे आए, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू होता है आई के बराबर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के बराबर, ठीक है। देखिए, इन सभी क्वेश्चंस में, इन सभी टाइप के मैट्रिक्स में क्वेश्चन क्या बन सकता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या, किस टाइप का क्वेश्चन लगे, सॉरी, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या होगा, ए इक्वल टू इनवर्स होता है, तो उससे कुछ दे सकता है। जैसे आप लोग का 2018 में दिया था, एक मैट्रिक्स दे दिया था, उसका बोला था ऑर्थोगोनल है, तो बोला था ए इनवर्स निकालने के लिए, तो बहुत ही आसान था। तो ऑर्थोगोनलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे हम लोग। तो आप समझ गए कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में ए स्क्वायर इक्वल टू आई या ए इक्वल टू इनवर्स होता है, ठीक। अब आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका कोई एक पावर ए टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होता है। सिमिलर देखिए, यहाँ गिवन आपको कोई एग्जांपल है कि बी क्यूब इक्वल टू क्या है, जीरो, सो बी इज द नील पोटेंट ऑफ +3। मतलब कोई एक पावर के लिए गिवन मैट्रिक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है, या तो आएगा आपके पास 2 + 2 का मैट्रिक्स, या तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा खाली याद रखेंगे, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो कौन सा होता है, नील पोटेंट मैट्रिक्स, एक नंबर के। एक्स क्या होता है, ये क्लास होता है, क्लास एक्स या इंडेक्स एक्स, ठीक, क्लास एक्स या इंडेक्स ऑफ एक्स, ये याद खाली रखना है। सिंगुलर मैट्रिक्स, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन है, समझ गए। 2 बार सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया क्या, हाँ। चलिए, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। जितने भी टाइप के हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें एक दो टाइप के मैट्रिक्स के पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करता है।
उन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा-सा समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में कौन-कौन सा मैट्रिक्स है, क्या प्रॉपर्टी है। बेसिकली सबसे पहला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप क्या करते हैं, दोनों को जोड़िएगा, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है डायगोनल एलिमेंट वो जुड़ जाता है। अगर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई आता है। देखिए पहला वाला तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने किया होगा। दूसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग को बहुत ज़्यादा हेवी लगता है। तो इसको एग्ज़ाम्पल से अगर हम समझें, मान लीजिए कि x 0 0 0 y 0 0 0 z और यहाँ आपके पास है क्या e 0 0 0 q 0 0 0 r। अब बोलिए इसको मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा-सा दिमाग खराब होगा। बेसिकली कुछ करना नहीं है यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, एक्स पी वाई क्यू जेड आर, बाकी जो एलिमेंट है सबको 0 0 बैठा दीजिए। ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन। ये कतई क्या हो गया, आपके लिए आसान हो गया। ठीक है? ये आपके लिए थोड़ा-सा क्या हो गया, आसान हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरा एलिमेंट समझना। सिमिलरली इन्वर्स जब आप निकालेंगे तो इन्वर्स के लिए कुछ नहीं करना है, डायगोनल एलिमेंट का खाली क्या कर देना है, उसका इन्वर्स ले लेना। मतलब जैसे a इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, a इक्वल टू मान लीजिए 3 दिया हुआ है, तो a इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं। जनरल टर्म्स में क्या होता है कि 1/a लिख सकते हैं उसको, इक्वल टू 1/3। वही कर देना है, उसका इन्वर्स कर देना है एलिमेंट्स। ठीक, क्लियर है बात? तो इसको मिटा दिया जाए, यहाँ ठीक है। मैट्रिक्स अलजेब्रा में ये जनरली नहीं होता है, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, a इनवर्स इक्वल टू 1/, क्योंकि डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं होता मैट्रिक्स अलजेब्रा में, ठीक है। हाँ, ट्रांसपोज का डायगोनल एलिमेंट और जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट सेम होगा। अगर डायगोनल एलिमेंट टू द पावर n करते हैं तो उसका एलिमेंट का टू द पावर n करना पड़ेगा। आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट एक्स वाई जेड होता है, डिटरमिनेंट ऑफ आइगन सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के बराबर होता है। ये कुछ सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, ठीक, अगर उसमें आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई मतलब आई इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं, n क्रॉस n का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रहा इसका उत्तर पहला। दूसरा क्या है, आई टू द पावर n क्या होता है, आई के बराबर। आई इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर। मॉड ऑफ आई क्या होता है, 1 के बराबर। मॉड ऑफ आई मतलब ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कहाँ, इनवॉलेंट्री आपको लोग पढ़ लीजिएगा, इनवॉलेंट्री, आइडेम्पोटेंट, फिर नील पोटेंट, ये तीन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको जानकारी के लिए। क्लियर है? सो अब पढ़ते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये सब आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा बढ़िया से। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली बोलता क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, और जो दोनों मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 1 है, और p इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है, p प्लस क्यू इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 है। अब इसके इक्वेशन से 1 2 3 4 सारी इक्वेशन है, सारी इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली बोलता क्या है कि द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम। मतलब जैसे a11 पर है और इसका a11 पर है, दोनों क्या होगा, सेम होगा, अगर इक्वल दिखा रहे हैं तब। क्लियर है बात है? बढ़ता हूँ आगे। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी समस्या हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, कमेंट बॉक्स है, वहाँ पूछ सकते। अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, उसका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो हाइलाइटर ले लिया जाए थोड़ा सा और इसको मार्क कर दिया जाए, तो मिटा हुआ ही मिलेगा, ठीक है, तो दिक्कत वाला बात नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब क्या होगा, आपके पास मैट्रिक्स जो होगा सेम ऑर्डर का होगा, उससे कम का नहीं होगा। प्रॉपर्टीज में आते तो क्या था, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है,
एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी प्लस सी, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स शो करता है, ठीक। ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? अब आता है मल्टीप्लीकेशन का पार्ट। मल्टीप्लीकेशन बाय क्या है? स्केलर है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाय क्या है? स्केलर। अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, सो बेसिकली उसका सभी एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ आपको सभी एलिमेंट में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बातें? यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो ये ए में भी मल्टीप्लाई होगा, के बी में भी मल्टीप्लाई होगा, और के को मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी मैट्रिक्स में तो उसका सभी एलिमेंट में आपको के को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कहानी क्या है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं एग्जांपल से एक समझाता हूँ, ठीक। आपके पास क्या है? 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है 1 2। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका ऑर्डर लिख लेना है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, सही है ना। 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स, देन इसका जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम, और इसका नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यही एक नेसेसरी कंडीशन है जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो कभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, तभी ये क्या होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा? एम इंटू पी का, एम क्रॉस पी का, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 1। अगर आपकी बातों को तो मुझे विश्वास नहीं है, करके देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस 2 और 3 प्लस 8। कोई गलती हो रहा हो तो बता दीजिएगा। ये रहा आपका मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस। बताइए मैंने गलत बोला था क्या? 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा बात। ये देखिए मैंने इसको एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। एग्जांपल मतलब डाटा से समझा दिया कि एन गायब हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है वो बी ए को मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हो सकता है चेंज हो, इसीलिए जनरली नहीं होता है। लेकिन ये क्या होता है? एसोसिएटिव होता है, मतलब ए पहले बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए मल्टीप्लाई कीजिएगा, या ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके फिर सी मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए? आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो होगा आपका एम क्रॉस एन का होगा, बी होगा एन क्रॉस पी का होगा, और जो सी होगा क्यू क्रॉस पी का होगा मैट्रिक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होता है कि मल्टीप्लाई की जगह दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ए बी इक्वल टू 0 है, ये नेसेसरली नहीं है कि बी ए इक्वल टू 0 हो। ये चीजें आप ध्यान रखें, ठीक है। ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू दी पावर एम प्लस एन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा समझने में। हाँ, देखिए अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में दो बातें आती हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में आप कितना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में कितना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बेसिकली टोटल नंबर मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? एम इंटू एन इंटू पी। अगर आपका मैट्रिक्स कितना है? एम क्रॉस एन का और एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है, तब टोटल नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है एम इंटू एन प्लस इंटू पी, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितना होगा? मतलब जैसे जैसे अभी हमने किया था कहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने जो एडिशन किया था, कितना एडिशन होगा? 2 बार एडिशन किए हम लोग, ये होगा एम इंटू एन माइनस वन इंटू पी। ये होगा टोटल नंबर ऑफ एडिशन, ये होगा टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कितना और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन चीजों को याद रखना है बस, ठीक है। अगर कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा, या बोलता है कि गेट में पूछा जाए, गेट में पूछा जाए तो वहां बता दीजिएगा, या आपके सेमेस्टर में पूछा जाए तो वहां बता दीजिएगा। क्लियर है? अब आते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पर। इज नथिंग, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कीजिए आप लोग डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर हो जाएगा यहाँ से इसका एग्जाम्पल।
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है? ठीक, यहाँ लैम्डा आप मान लीजिए क्या स्केलर है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, तो लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, अगर ए और ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तब, ठीक है। डिफाइंड का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली करते क्या है, m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो n इंटू एम कर देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास 2 3 1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू, उसको बोलता है ये ट्रांसपोज करने के लिए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका रो में 2 3 1। ये कितना ऑर्डर का था? 3 क्रॉस 1 का था, अब ये बन गया 1 क्रॉस 3। तो समझ गए कि ऑर्डर क्या हो गया? इनवर्स हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ, तीसरा मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। समझ गए होंगे बात? प्रॉपर्टीज क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक, तो ये ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 बार ट्रांसपोज कीजिएगा तो एक के बराबर हो जाएगा, ठीक। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब इनवर्स हो जाएगा। तो उसी का एक स्पेशल केस मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक, मैंने नहीं, जो बुक में था वही स्पेशल केस है। ए बी सी डी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? उल्टा से आप ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके प्रॉपर्टी को बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है। इसके प्रॉपर्टी ट्रांसपोज और इनवर्स की प्रॉपर्टी को बेस करके आपको लगभग लगभग बहुत क्वेश्चन मिलेगा गेट में, 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा अभी, तो आप लोग पता चलेगा। और ऑनलाइन भी हम लोगों ने सॉल्व करवाया है, मैंने सॉल्व करवाया है आप लोगों को, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। अब आता है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो मुझे लगता है ट्रांसपोज क्लियर होगा, ठीक है। कंजुगेट के ऊपर फोकस करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो 3 जगह है, वहां कहीं से बात कर लेंगे, ठीक है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर a इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू 3 माइनस 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसका कंजुगेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4i, मतलब ये खाली क्या हो जाएगा? प्लस का क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। मीन्स सिंबल को इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज द सिंबल। कंजुगेट का मतलब क्या है? सिंबल को इंटरचेंज कर देना। अब देखिए एक चीज, a इक्वल टू 3 और ए कंजुगेट क्या हो जाएगा बताइए? a इक्वल टू 3 है, 3 प्लस 0i, तो b क्या सॉरी ए कंजुगेट क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0i। लेकिन यहाँ 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 अगर जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 3। तो मतलब रियल नंबर में इसका कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट का फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में निकलेगा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनेगा तब, ठीक है। या इमेजिनरी नंबर रहेगा तब, इमेजिनरी मैट्रिक्स बनेगा तब, इमेजिनरी मैट्रिक्स बनेगा तब क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। समझ गए बात? अब आते हैं कुछ कंजुगेट की प्रॉपर्टी पर। तो एक कंजुगेट करेंगे तो वही आएगा, वही सब सिंपल सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर देखिए ये कंजुगेट करेंगे प्योरली इमेजिनरी है तो आपके पास माइनस ए के बराबर आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि प्लस का आ जाता है माइनस, ठीक। तो वही चीज आप लोग देखेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो कॉमन लेके फिर माइनस बाहर आ जाएगा। अगर प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा? ये ए कंजुगेट इक्वल टू माइनस ए, और ए कंजुगेट इक्वल टू ये हो जाएगा, ए क्या है? रियल मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत ही आसान सा है, कोई दिक्कत बात नहीं होना चाहिए। ट्रांसजुगेट क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसजुगेट बना है ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते थे? सिंबल इंटरचेंज करते थे, ठीक है। इंटरचेंज द सिंबल हम लोग किए। और ट्रांसपोज में क्या करते थे? m इंटू एन है, उसको इंटरचेंज क्या करते थे? n इंटू एम कर देते थे। यहाँ आप दोनों का हम लोगों को साथ में करना है, ठीक है। ये सब बेसिकली आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी मैट्रिक्स में। कॉम्प्लेक्स अगर मैट्रिक्स होगा तभी आपको इन चीजों का ट्रांसजुगेट का यूज होगा और कंजुगेट का यूज होगा।
सो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि ए बार टू द पावर ट्रांसपोज, मतलब ये कंजुगेट का ट्रांसपोज कीजिए, आंसर निकल जाए। देखिए यहाँ इसका कंजुगेट करेंगे तो माइनस आएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका ही प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट क्या रहेगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका सिर्फ किसमें होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए कंजुगेट का ट्रांसजुगेट ये होता है। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर ये के आपका क्या है, इमेजिनरी है तब। इमेजिनरी नंबर है तब, ठीक है। और ए बी का फुल ट्रांसजुगेट तो बी ट्रांसजुगेट, ए ट्रांसजुगेट। क्लियर है? कोई डाउट हो, 3 जगह है, कहीं पूछ लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आता है रियल मैट्रिक्स के बारे में। आप लोग सोचेंगे सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ गया, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ गया, ऑर्थोगोनल कहाँ गया। अब आ रहा है रियल मैट्रिक्स। ठीक है, रियल मैट्रिक्स क्या है, इसका एलिमेंट सब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर रियल, रियल एलिमेंट। आई वांट टू नो वन थिंग, आप लोगों से एक चीज जानना चाहता हूँ क्या कि बताइए कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं मुझसे, मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा इसका आंसर देने का। ये देखिए, ये सी जो है ये क्या सबसेट बताता है, ठीक है। क्या ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर? तो कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक, यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं। रियल मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो बेसिकली इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बेसिकली बोलता क्या है कि कोई मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल पाइएगा तभी जब वो नॉन सिंगुलर होगा। हम लोगों ने सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 हो जाता तो वो हो जाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। निकालने का फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ। क्लियर है? यही था मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन। पढ़ते हैं एडजॉइंट के बारे में, क्योंकि एडजॉइंट एक नया टर्म है, तो ये निकलता कैसे है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो एडजॉइंट जो निकलता है हमारे पास क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बेसिकली ये सब जो लिखा हुआ है मैंने रिकॉर्ड किया था और मेरा माइक ऑफ था तो आधा ज़्यादा चीज़ फिर से रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लिखा हुआ चीज़ ही है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स से क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो बेसिक यहाँ चीज़ समझें कि ए इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है, C11 जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स है और C12 भी क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। निकालते कैसे हैं कोफैक्टर, वो देख लीजिए पीछे वाला स्लाइड में। डिटरमिनेंट से पहले देखे होंगे यही चीज, ये रहा कोफैक्टर निकालने का तरीका। कोफैक्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? आई थिंक एडजॉइंट और एडजॉइंट और इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एडजॉइंट का एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, इसी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसी में आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं पर आप लोग ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्री मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इसको लेके मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो जो जरूरी नहीं है उसको मैं मिटा देता हूँ ताकि बाकी सब तो नहीं है मिटेगा। चलिए क्लियर होगा यहाँ तक आई थिंक। कोई डाउट हो आप लोग टाइमलाइन के साथ लिख दीजिएगा कहाँ पर कोई डाउट है। ठीक है, टाइमलाइन लिख दीजिएगा 23 जो भी है 23 मिनट पर और 5 सेकंड पर दिक्कत वहां पर बता दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एंड एडजॉइंट। बेसिकली पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि ए इंटू ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। दैट इज क्लियर। सिमिलरली एज लाइक ट्रांसपोज ए बी सी डी का अगर इनवर्स आप निकालेंगे तो डी इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब उल्टा से इनवर्स लिखना है। ठीक, जैसे कि हम लोग ट्रांसपोज में लिख रहे थे। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 और
एन जो यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, और डी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा घिना जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं सब चीज़ को और देखते हैं। यहाँ पर जो एन है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। टाइमलाइन आपको प्रेजेंट है, चैप्टर्स बना हुआ है टाइमलाइन का, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या, ठीक, प्रीमियर होने के बाद। और प्रीमियर जो जो देख रहे हैं तो वो कृपया करेंगे जो जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका उत्तर देने की प्रयास करें, ठीक। तो यहाँ देखेंगे क्या कि ए इनवर्स क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इनवर्स। तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n माइनस 2। ये मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 3 बार एडजॉइंट कीजिएगा तो n माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल। तो रिलेशन से आप लोग पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज मैं क्या सिर्फ लिख दूं, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक अभी तक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक है निकालने का, ठीक है। ट्रिक कौन सा ट्रिक सर? सबसे पहले समझते हैं कि 2 + 2 का मैट्रिक्स का निकालने का ट्रिक है। सबसे पहले समझते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ डायगोनल क्या होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक। और ये वाला को बोलते हैं, जो ब्लू वाला हम घिरा हुआ उसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। क्लियर है? तो प्रिंसिपल डायगोनल और ऑफ डायगोनल, यहाँ काम क्या है सर? बेसिकली अगर 2 + 2 का इनवर्स निकालते हैं तो हम लोग को एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। ये किसको फाइंड करने के लिए है? एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक। एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे तो हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए तो पता ही है, ऐसा क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए डी माइनस बी सी। सिंपल यहाँ पर जो लिखा हुआ है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है 2 + 2 का मैट्रिक्स का, तो बेसिक काम क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि डी को ऐसे हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया है और जो साइन है बी का और सी का हमने चेंज कर दिया है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये एक सिंपल सा ट्रिक है, ये लगा के आप सिंपली 2 + 2 का इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा? बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आता है ये वाला पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये सिंपल तरीका है और हम लोग जो निकालते हैं ए इनवर्स 3 × 3 का, वो इस तरीका से निकालते हैं फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि निकालना है इस टाइप से, तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और कोई मेथड नहीं दिया हो तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक? बढ़ता हूँ आगे। अब आते हैं रैंक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली इसी से ज्यादातर वेटेज कंटेंट करता है आप लोगों के मैथ में, ठीक है। पेपर में जो होता है आपका रैंक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, रैंक निकालने। यहाँ जो हम लोग देखेंगे रैंक का रिप्रेजेंटेशन वो किस तरीके से देखेंगे। रैंक का रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे आर ए से, ठीक है। आर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो बेसिकली रैंक बोलता क्या है कि ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर। इससे पहले हम समझते हैं कि रैंक हम लोग कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फाइंड नहीं, रैंक हम लोग कैसे देखेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक कितना है। सबसे पहले आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 3 8, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका सबसे पहले रैंक देखने के लिए आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 3 8, तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स 8 to the 16 - 12 दैट इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वही क्या हो जाएगा, आपका रैंक हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। समझ में आ गया? जैसे आप 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स लेंगे और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो जो 3 × 3 का मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, रैंक उसका 3 हो जाएगा। रैंक का जो मतलब है, सिंपलिस्ट मतलब क्या है, रैंक का मतलब है नंबर ऑफ, एक मिनट आपको बढ़िया से लिख दिया जाए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो मतलब कोई भी रो में पूरा जीरो होगा, ठीक है, तो वो वाला जीरो रोज, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 3 2 3 0 2 0 और 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में बताइए कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये रहा एक रोज, ये रहा 2 रो, ये रहा 3 रो। अब आप इसमें ये बताइए कि नंबर ऑफ जीरो रो कितना है। नंबर ऑफ जीरो रो रहा 1 और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रहा 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऐसे डिफाइंड है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और 3 जगह मैंने बताया था वहाँ भी पूछ सकते हैं। अब बताते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। आई थिंक रैंक क्लियर है। नॉन जीरो माइनर, ठीक है। माइनर का जो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट माइनर है उसको नॉन जीरो होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास ये मैट्रिक्स था, ठीक है, इसका माइनर आप लोग निकालेंगे, नॉन जीरो माइनर, ये रहा 8, ठीक। और मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 3 3 6 4 4 1 1 1 2। मान लीजिए इसका आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालें, इसका निकालें और इसका निकालें, ठीक। वही आपको क्या कर देगा, रैंक निकाल के आपको दे देगा, अगर ये जीरो नहीं है तब। ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर, क्लियर है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका ए एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम जो रैंक होगा वो मिनिमम ऑफ एम इंटू एम और एन के बीच में। मान लीजिए आपके पास 2 इंटू 3 का कोई मैट्रिक्स, ठीक है, जो रैंक होगा आपका वो मिनिमम ऑफ 2 और 3 के होगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ 2 और 3, मिनिमम ऑफ 2 और 3 मतलब आर ए इक्वल टू 2 हो सकता है, जरूरी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि 2 होगा, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 2 तो होगा ही अगर मैक्सिमम चांसेस हुआ था, ठीक। मैक्सिमम रैंक कितना होगा इसका, 2 होगा। मैक्सिमम रैंक इसका कितना हो जाएगा, 2 होगा। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लेते हैं तब। क्लियर है बातें, या मैक्सिमम रैंक की बातें हो रही हैं। अगर ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन के बराबर, जो कि हमने पिछले एक एग्जांपल समझा। आर ए ट्रांसपोज आर ए ट्रांसजुगेट आर ए इनवर्स, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसजुगेट, ये क्या होता है, सब सेम होता है, बस यही चीज आपको याद रखना है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा तो मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। रैंक जो होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जैसे कि मैंने बोला था आपको थोड़ा देर पहले, रैंक जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म होता है, जो कि हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे कि नॉर्मल फॉर्म में और कैनोनिकल फॉर्म में कैसे निकलता है मैट्रिक्स का रैंक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि रैंक ऑफ ए बी, मतलब और ए बी और बी का मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी, मतलब दोनों में से कोई एक। मान लीजिए ए बी कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया आपने और आपका रैंक निकल रहा है, रैंक ऑफ ए कितना 2 है और 3 है, मतलब ये दोनों का मिनिमम हो सकता है रैंक इसका, समझ गए, मिनिमम या उससे कम होगा। क्लियर है। तो इसमें जो भी नॉन फिक्शनल एलिमेंट सब डिलीट कर दिया जाए। अब आते हैं हम ये वाला पार्ट। तो व्हेन ऑल रोज आर प्रोपोर्शनल देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, जब सब रो प्रोपोर्शनल है तो क्या रैंक होगा 1, ठीक है। रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जितने डायगोनल एलिमेंट है वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। रैंक ऑफ ए प्लस बी शुड बी लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये सब देख लीजिएगा। रैंक ऑफ ए बी लेस देन आर ए और रैंक ऑफ ए बी लेस देन आर बी, लेस देन और इक्वल टू आर बी। मेजर चीजें क्या है कि रैंक होता है क्या, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मतलब कोई किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे एक चीज कि ये वाला जो पार्ट है, ये 5 नंबर जो है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी का बात किया गया है। अगर आपका जो रोज है प्रोपोर्शनल है, अगर आपका गिवन मैट्रिक्स में रो या कॉलम प्रोपोर्शनल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में और इसको इससे माइनस करेंगे तो बेसिक निकलेगा क्या आंसर इसका आपके पास, ये निकलेगा आपके पास 2 माइनस ये निकलेगा 0 नीचे वाला और ऊपर निकले 2, मतलब प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। यही अगर इस वाले एग्जांपल में देखिए तो ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। 2 3 6 और 2 3 सॉरी 4 3 12, माइनस करेंगे तो 0 0 नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल नहीं है और ये दोनों पर डिपेंड भी नहीं कर रहा है। तो इससे जो हम लोग वेक्टर बना पाएंगे उसको बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, इसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया। क्लियर होगा सब चीज। बढ़ते हैं हम लोग आगे, वही चीजें पीछे वाला, ठीक, 3 4 पॉइंट लिखा हुआ। अब इम्पोर्टेंट बात है कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एन अगर है तो रैंक ऑफ ए कितना एन के बराबर हो जाएगा। अगर रैंक ऑफ ए n माइनस 1 है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना 1 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए n माइनस 2 है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर होगा। अब रैंक फाइंड करने का दो तरीका है, एशेलोन फॉर्म है या नॉर्मल फॉर्म है, ठीक। नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म या एशेलोन और ट्रायंगुलर फॉर्म। तो बेसिकली करते क्या है वो हम लोग यहाँ समझ लेते हैं बढ़िया से। बेसिकली
ए मैट्रिक्स इन इज इन रो एशेलोन फॉर्म इफ इट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब कोई मैट्रिक्स रो एशेलोन फॉर्म में है, उसको कुछ रिक्वायरमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ऑल द जीरोज एट द ऑल द जीरोज आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब जो भी जितने भी जीरो है सबका नीचे होना चाहिए मैट्रिक्स के नीचे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर जैसे है आप, ये सर आपने क्रॉस क्यों लगाया है, टिक क्यों मारा है, ये टिक क्यों मारा है, तो बताएंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा। नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन द रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच इन द नेक्स्ट रो, मतलब अगर आपके पास यहाँ पर जैसे कितना जीरो है, एक जीरो है, और यहाँ पर 3 जीरो है, ठीक है, तो मतलब जो कम जीरो है वो ऊपर रहना चाहिए और जहाँ जीरो है वो कहाँ से नीचे रहना चाहिए। जैसे कि सिमिलर एग्जांपल है कि यहाँ पर जो जीरो है ये क्या है, 3 को जीरो ऊपर है और यहाँ एक जीरो है, ये जो आ जाएगा ये आपका रैंक ऑफ ये हो जाएगा एशेलोन फॉर्म में, ये नहीं है, इसलिए इसको काटा गया है। लेकिन वहीं यहाँ देखिए कि यहाँ एक जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, मतलब ये जीरो का ऑर्डर बढ़ते गया है और ये क्या है, रो एशेलोन फॉर्म में है। ठीक, कन्वर्ट करने के कुछ मेथड्स हैं, वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, जो और एक चीज है यहाँ पर क्या कि नलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो रोज। ठीक है, मान लीजिए कि आपको रैंक दिया गया है, रैंक दिया गया है 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इक्वल टू 3, तो रैंक कितना हो जाएगा इसका, सॉरी नलिटी कितना हो जाएगा, नलिटी हो जाएगा ऑर्डर माइनस रैंक, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। समझ गए होंगे बात। बाकी सब इसमें मेथड बताया गया कैसे निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है, एग्जांपल का स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक, एशेलोन फॉर्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल फॉर्म में उतना जरूरी नहीं पड़ता है और गेट में आया भी नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म भी उसी तरीके से निकालते हैं, तो दोनों का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वहां आपको समझा दूंगा। यहाँ पर बताने से आपको हो सकता है बहुत बच्चे देखें, बहुत बच्चे नहीं भी देखें, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। और रैंक के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है तो आप लोग एक्सरसाइज 2.4 को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, 2.4 को अच्छे से रिकमेंड करेंगे, बीएस ग्रेवाल का हमारे चैनल पर ही पड़ा हुआ होगा वीडियो, वहाँ रैंक के बारे में अच्छे से समझाया गया है, क्वेश्चन भी बताया, इतना जानकारी आपको सफिशियंट होगा। नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली आपको क्या बनाना पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, तो बेसिकली ये गेट में पूछा भी नहीं जाता, तो इसलिए हमको उतना ध्यान भी नहीं देना जरूरी है। ठीक, लेकिन है एक फॉर्म है तो इसको बताना भी हमें जरूरी है, तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो से इसको आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस पर होमोजीनियस सिस्टम और अनहोमोजीनियस सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हर साल से एक क्वेश्चन रहता ही है। समझ गए बात। सो बेसिकली एक होमोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके राइट हैंड साइड का जो सब एलिमेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऐसा होता है जिसमें राइट हैंड साइड का एलिमेंट एक फाइनाइट वैल्यू कैरी करता है। फाइनाइट वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 दिस मींस दिस। ठीक है, एक फाइनाइट वैल्यू कैरी करता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मेथड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पर तो इतना खोजा गया है, तो उसमें उसे समझेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा दीजिए समझाने के लिए। बेसिकली इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये रहा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, X Y Z और ये 0 0 0, इसी को हम लोगों ने A लिख दिया, इसी को X लिख दिया, इसी को क्या लिख दिया, 0। तो X इक्वल टू 0 हमारा एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। सिमिलरली यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या बता पाएंगे, ये X इक्वल टू क्या है, D। D एक मैट्रिक्स है, इसका क्या कोई फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, तीन एलिमेंट है उसमें कोई फाइनाइट वैल्यू कैरी कर रहा है। समझ गए होंगे यहाँ तक। सो होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे करते हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगर Ax इक्वल टू 0 है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है। ठीक है, मतलब आपके पास जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स है ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन है, तो हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने समझाया है आपको कि मतलब एक दूसरे पर क्या डिपेंड नहीं करता। और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का बराबर। जितना भी आपका लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर बन पाएगा
वही आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे और वहां समझेंगे हम लोग क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक्स वाई जेड का एक क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू आपको कैरी करेगा। जैसे एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0 0 0, इसके अलावा यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन कंसिस्टेंट इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब कि एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है, मान लीजिए एक्स वाई जेड का जो आपके पास वैल्यू है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ के है, और के कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, के बिलोंग्स टू आर, के कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, मतलब जैसे जैसे आप के का वैल्यू चेंज करेंगे, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ के यू गेट डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारी की हो सकती हैं, इसके लिए बहुत सारे एक्स वाई जेड निकलेगा। मतलब हुआ आखिरकार क्या, आखिरकार हुआ इसका आंसर कि ये इनफिनिट सॉल्यूशन आपको कैरी करके देगा जब आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा नंबर ऑफ अननोन से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंट इनफिनिट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, लिनियरली डिपेंडेंट और नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्लियर है बात, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो 3 जगह मैंने बताया, वहां कहीं से भी आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक, एक चीज था ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, 0 0 0 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए भागते हैं आगे हम लोग। होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है होमोजेनियस सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम में हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा ही, एक चीज याद रखिएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में, कंसिस्टेंट सिस्टम में सॉल्यूशन हमको मिलता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमको नो सॉल्यूशन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। कंसिस्टेंट सिस्टम में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिल सकता है, ये बात आप जान रहे होंगे। समझ गए बात। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया कि रैंक ऑफ जो ए होगा आपका, इसके बराबर होगा नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर। और वहीं अगर रैंक ऑफ ए आपका लेस देन हो गया नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, एनयू मैंने लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन करेगा। क्लियर है, चलिए भागते हैं आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बोलता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कमेंट करने बता रहा है कि कैसा उसका सॉल्यूशन होगा। बेसिकली इसमें हमको बताना क्या है कि कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, यही चीज के बारे में ये पूछ रहा है, इन दोनों में से क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लें, क्योंकि अगर आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आता है, सबसे पहले इसका एक मैट्रिक्स बनाए, ठीक है, जैसे इस टाइप का मैट्रिक्स बनाए और उसका डिटरमिनेंट निकालें। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसका वैल्यू फाइनाइट आता है, तो मतलब जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है वही आपका रैंक हो जाएगा। तो आर ऑफ ए इक्वल टू आर ऑफ 3, आर ऑफ ए इक्वल टू 3 मतलब रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 3 के बराबर हो जाएगा। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 और 3 के बराबर है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 और इक्वल टू 3, तो मतलब इसमें क्या आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन का आंसर कितना होगा, 0 0 0। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए होंगे बात। बढ़ता हूँ आगे एक और क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक इक्वेशन दिया गया, 3 इक्वेशन, इसमें बोला गया है कि हमको इसका नेचर बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ए मैट्रिक्स बना लिए। देखिए मैंने तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स बना के यहाँ रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिया, लेकिन आप क्या करेंगे, आप करेंगे सीधे क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। आप फाइंड कीजिएगा डिटरमिनेंट उसका, अगर इक्वल टू 0 होता है तो मतलब रैंक ऑफ ए जो होगा कितना होगा, 3 से कम होगा, लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब यहाँ पर अननोन्स कितने हैं, 1 2 और 3, 3 अननोन्स है। तो लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया, ये कंसिस्टेंट इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस देगा। ठीक है, बेसिकली दोनों पार्ट में हम लोगों ने समझा कि सॉल्यूशन तो मिलता है, लेकिन एक में एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे जिसकी गिनती नहीं है। ठीक, ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, और भी हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कौन कौन सा वीडियो है। अभी तो ज़्यादा दिक्कत, ये मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते हैं हम लोग। अब आता है ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली नॉन होमोजेनियस सिस्टम वैसा होता है जिसमें आपका जो बी होता है वो एक फाइनाइट एलिमेंट होता है। तो मैंने उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया सब क्वेश्चन को। बेसिकली रिप्रेजेंटेशन आपको होता है इस टाइप का, यहाँ जो आपको दिखा हुआ यही आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्वेश्चन का। ये आर ऑफ ए स्लैश बी क्या लिखा हुआ है ये समझा दीजिए सर। ये होता है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, समझे, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स।
सर ये सब क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो बेसिकली आर ऑफ ए बी आप बनाएंगे कैसे? आर ऑफ ए बी बनाएंगे, सबसे पहले ए लिख देंगे 1 2 1 2 1 2 1 1 1, और बी वाला जो पार्ट है उसको आप साइड में लिख देंगे। तो सर बना तो लिए, क्या फायदा हुआ इसका? बेसिकली इसमें हम लोग को मिलता है डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्यों भला? बेसिकली हम इसमें इन तीनों पार्ट में जो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। और हम लोग का रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का क्या होता है, रीजन होता है कि हम लोग क्या नीचे वाले एलिमेंट सबको कुछ कुछ जीरो कर पाए, रिक्वायर्ड एलिमेंट को जीरो कर पाए, ताकि हमारा आंसर आसानी से निकल पाए। यही हमारा बेसिक रीजन होता है सॉल्व करने का। आई थिंक यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब आते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या थ्योरी है। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्लैश बी या रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स होता है, तो हमको मिलता है कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें एक फाइनाइट वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 6, कुछ एक 3 सेट होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू होगा, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा हमको। ठीक है, एक ही वैल्यू मिलेगा हर चीज के लिए, एक्स के लिए 1, वाई के लिए 1, जेड के लिए 1, की कोई वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली यहाँ आप देखें तो क्या होगा, यहाँ पर होगा आर ऑफ ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर इक्वल टू आर ऑफ ए है, तो लेस देन क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन्स होता है, तो इसमें क्या होगा, आपको कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा होमोजेनियस में हम लोगों ने देखा। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, तो इसमें हमको नो सॉल्यूशन जोन मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो बेसिक बेसिक यहाँ मैंने समझा दिया क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने उस समय सॉल्व किया था, आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, सो आपको बेसिक एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, तो इसका ऑगमेंटेड फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया, पीछे वाला मैट्रिक्स को, पीछे वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से एक रो को जीरो कर दें, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखा। किया कैसे हमने, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 2 से माइनस करके, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया, इसको हमने इससे माइनस कर दिया, जो निकला हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। हम देख पा रहे हैं कि रो जो 3 है, रो 2 से 3 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, रो 3 को 2 मल्टीप्लाई कर 3 से अगर माइनस कर देते हैं, ये वाला रो टोटली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को जीरो हो गया टोटली। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि रो ऑफ ए क्या है, यहाँ पर 2 के बराबर है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रो है, मतलब वो बोला जाता है, मतलब रैंक है, वो क्या है, 3 के बराबर है। ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर? बेसिकली आप यहाँ पर अगर सेकेंड रो में देखेंगे तो यहाँ पर एक फाइनाइट एलिमेंट है जो कि 3 के बराबर है। ठीक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में 3 है, लेकिन ए में 3 है क्या? ए में कोई एलिमेंट है नहीं, 0 है। इसका रैंक कितना है, 2 है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो सॉल्यूशन जोन मिलता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई गलती भी हो तो आप बता सकते हैं, तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब आया मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो बेसिक बेसिक बोलता है क्या है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स होता क्या है। इसको ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर साल लगभग 1-2 क्वेश्चन आता ही है, और 1-2 क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करके ले जाता है, या आपका नंबर लूट के ले जाता है। ठीक है, थोड़ा सा गलती है। तो आइगन वैल्यू बेसिकली होता क्या है कि लैम्डा की स्केलर क्वांटिटी है, एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक, मान लीजिए कोई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, ठीक है, एक्स आप निकाले और क्या लैम्डा एक्स से मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, लैम्डा को एक स्केलर वैल्यू है, तो एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 और एक्स ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए माइनस लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, आइगन वैल्यू का आइगन वैल्यू मिलता है, मतलब लैम्डा की वैल्यू मिलती है। टू फाइंड द आइगन वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करके हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर द गिवन लैम्डा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर, मतलब एक लैम्डा के लिए हम लोग को आइगन वेक्टर्स भी मिलता है। यहीं से आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपको निकालना क्या है, वैल्यू, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे सबसे पहले, 2 माइनस लैम्डा हो गया और 5 माइनस लैम्डा हो गया। सर ये कैसे लिख लिया आपने, ये समझाइए। देखिए समझने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। जैसे मान लिया 2 माइनस लैम्डा आई, लैम्डा यहाँ पर है और यहाँ है 1 0 0 1। जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतना ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर लेना है। तो लैम्डा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा,
मैं क्या करता हूँ, मिटा के 1 की जगह लैम्डा लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ लैम्डा लिख दिया गया। अब इससे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस लैम्डा, जो कि यहाँ आपको प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो इधर साइड ला मिटा दिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 माइनस लैम्डा और यहाँ 5 माइनस लैम्डा। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग को इसको एक मॉड में भरना पड़ेगा। यहाँ से निकालेंगे और इसका लैम्डा का वैल्यू खोजेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 1 और 6। अब क्या करेंगे, लैम्डा का वैल्यू हम इसमें बैठा के x से मल्टीप्लाई करेंगे। x क्या है, इक्वल टू x1 या x2 या x और y आप ले सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है, ठीक है? ठीक, लैम्डा तो मिल गया, आइगन वैल्यू आपको मिल गया। अब इससे आइगन वेक्टर कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक? एट लैम्डा इक्वल टू 1 हम लोग कुछ क्या एज्यूम करते हैं, तो वहां पर वैल्यू बैठा देंगे a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या निकल रहा है, 0 0 इक्वल टू 0 0 यहाँ पर, ठीक है? तो x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। देखिए यहाँ पर इसका जो इक्वेशन था ये था, ये वाला पार्ट, ये वाला इक्वेशन था। इसी इक्वेशन से हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, ठीक है? यही इक्वेशन हम लोगों ने लेके वहां पर सॉल्व। तो a माइनस लैम्डा एक्स, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ क्या, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 माइनस 4 और यहाँ 4, ठीक? अगर आप इसमें रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली बचता क्या है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, ठीक? तो x1 इक्वल टू कितना हो गया, x1 इक्वल टू x2 के बराबर हो गया। तो हमने माना कि x1 इक्वल टू k है, तो बेसिकली क्या लिखेंगे हम लोग, एक वेक्टर बनाएंगे, यूनिट वेक्टर। तो x1 x2 ये हो गया आपका आइगन वेक्टर, जहाँ पर x1 का वैल्यू k है और x2 का वैल्यू भी k है। ये कॉमन ले लेंगे बाहर, तो बचेगा क्या, 1 1। आप इसको मिडिल ब्रैकेट में रख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो बेसिक फाइंडिंग क्या है हमारे यहाँ पर, सबसे पहले आप लैम्डा खोजिए। लैम्डा खोजने के बाद लैम्डा का वैल्यू आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बैठा के इक्वेट कीजिए 0 के बराबर। उससे आप x1 और x2 का निकालिए। x1 x2 क्या है, x1 x2 को जो फाइनाइट वैल्यू निकलेगा कब, जब आपका ये क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इसका जो रैंक होगा वो क्या होना चाहिए बताइए, इसका जो रैंक होगा वो आपको 2 के बराबर होगा, तब आपको मिलेगा क्या, x1 x2 का कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? सिमिलरली एट लैम्डा इक्वल टू 6 पर निकालिएगा तो आपको भी क्या मिलेगा, -4x1 इक्वल टू -4x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू और x1 नहीं, वहाँ यहाँ लिखिए ये, और यहाँ हम लोग लिखते हैं कि -x2, ठीक है? मान लेते हैं हम लोग क्या कि x1 इक्वल टू के यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है? x1 इक्वल टू के मानते हैं, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट x1 इक्वल टू के, देन x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 के। वही चीज हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर के हमने पुट किया, यहाँ पर के, यहाँ -4 के, ये कॉमन लेते हैं, यही वाला मॉडल बनता है। ये दोनों आपका क्या हो गया, आइगन वेक्टर बन गया। और यहाँ पर जो के है आपके पास, के बिलोंग्स टू आर। यहाँ से आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि जो के का जो वैल्यू है वो आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ पर इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है? आइगन वेक्टर का यहाँ पर इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन होगा। आई थिंक आप लोग को 2 × 2 का मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे, एक दो टर्म सीख लेते हैं, ठीक है? एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मतलब कितना बार आपका आइगन वैल्यू, कोई एक आइगन वैल्यू आया, ऐसे मान लीजिए कि लैम्डा इक्वल टू 1 है, ये मान लीजिए 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स है और लैम्डा इक्वल टू 1 1 1 आया, तो इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, मतलब कितने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है? आइगन वेक्टर बनेंगे उसका, तो वही होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्वेश्चन में देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आया है तो स्किप करते हैं, जिससे क्वेश्चन आया उसको हम लोग ज्यादा देखते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से तो 1 नंबर या 2 नंबर अच्छे से फिक्स हो जाएगा।
सो आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? रियल होता है। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स 0 या इमेजिनरी होता है। ये सब चीज़ याद रखने की चीज़ें हैं। आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मॉड्यूलस 11 होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स -1 +1। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है डायगोनल एलिमेंट themselves, ठीक है। सिंपल चीज़ है कि मान लीजिए यहाँ पर 3 माइनस लैम्डा 0, 3 माइनस लैम्डा, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू 3 ही होगा, क्योंकि क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट ही उसका क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू। क्लियर है? समझ गए होंगे यहाँ तक? बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए सेम होता है, ये सब चीजें याद रखेंगे, ठीक। ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होता है? लैम्डा इनवर्स, लैम्डा 2 इनवर्स, लैम्डा 3, मतलब जितना भी आपका आइगन वैल्यू उसका इनवर्स कर दीजिएगा, ए का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका ए कोई मैट्रिक्स है, उसका आपने लैम्डा निकाल लिया है, ठीक है, आइगन वैल्यू निकाल लिया है। तो इससे आप ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो लैम्डा 1 का इनवर्स कर दीजिए, लैम्डा 2 का इनवर्स कर दीजिए, लैम्डा 3 का इनवर्स कर दीजिए, मतलब ऐसे निकल जाएगा आपका आइगन वैल्यू ऑफ इनवर्स। सिमिलरली जितना भी पावर होगा उतना आप क्या कीजिए, उस पर डाल दीजिए। इसको जनरलाइजेशन आप ऐसे कर सकते हैं, जनरलाइज कर दिए, टू दी पावर n का अगर निकालना है आपको आइगन वैल्यू, तो लैम्डा अगर निकाल रहे हैं ए का, लैम्डा टू दी पावर n, ये हो गया इसका जनरलाइजेशन आइगन वैल्यू का, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आई थिंक क्लियर होगा। अब आता है एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा 3, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात? तो इसी को हम लोग क्या जनरलाइज करके लिख सकते हैं क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा n, जितना भी आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जैसे देखिए, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारा कुछ अलग आइगन वैल्यू निकला, लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए अलग आइगन वेक्टर निकला। आइगन वेक्टर की बातें हो रही है। ये दोनों क्या होगा, जो भी अलग अलग निकलेगा वो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात? डिपेंडेंसी और नॉन डिपेंडेंसी मैंने समझाया था कि मैं 2, 4 और मान लीजिए यहाँ पर 6 और 12, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। वहीं अगर हम एक मैट्रिक्स लें 2, 4, 3, 4, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वो क्यों बोला? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी करके हम लोग यहाँ पर कोई एक रो या एक कॉलम 0 नहीं कर सकते, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। वो आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एक दूसरे पर कभी डिपेंड नहीं करता। आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिपिक्टेड आइगन वैल्यू मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ डिपिक्टेड क्या है ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आइगन वैल्यू ए प्लस आई बी है और ए माइनस आई बी है तो वो क्या होगा? ए माइनस आई बी क्या होगा? आइगन वैल्यू होगा। मतलब देखिए कि मान लीजिए आपका लैम्डा एक निकला है कि 2 प्लस आई 3 आई, ठीक है, एक आइगन वैल्यू निकला। तो सिमिलर क्या होगा? दूसरा आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 आई, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो रूट होता है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक। ये सब तो हो गई छोटी मोटी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या? इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको जितना स्टार दीजिएगा उतना कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज अगर याद रहेगा तो आप सिंपल सिंपल मैट्रिक्स को 10 मिनट 2-3 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होता है? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। बढ़िया से नहीं लिखा है। मान लीजिए इसका आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, 3 आइगन वैल्यू उसको हमने जोड़ा तो इसका क्या निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इक्वल टू कितना हो जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक या उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्लियर है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर इसको आप लोग समझ गए तो मतलब आधा ज्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आता है केली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वो इनसे ज्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है प्रीवियस ईयर में गेट में, लेकिन जो मैंने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर रैंक
और डिटरमिनेंट के बारे में जितना डिस्कस किया उससे क्वेश्चन जरूर आए, तो वो चीज अच्छे से पढ़ लेंगे। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब क्या है सर? मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मान लीजिए 2 3 4 5, बस आसान लिया जाए ऑलरेडी। अगर इसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं a माइनस लैम्डा आई, तो क्या हो जाएगा बताइएगा थोड़ा सा। तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 12। तो बेसिकली केली हैमिल्टन थ्योरम बोलता क्या है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना है उसमें आपको a का अगर वैल्यू बैठा दिया जाए लैम्डा की जगह तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, 2 माइनस लैम्डा, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, 5 माइनस लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0 कर दिया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केली हैमिल्टन थ्योरम, इफ वी सब्स्टिट्यूट लैम्डा बाय a देन इट आल्सो सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0 वो भी हो जाएगा। यही चीज का हेल्प करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या हाईएस्ट पावर ऑफ गिवन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कंप्लीट हो चुका है हमारा यहाँ तक, ठीक। जैसे मान लीजिए a टू दी पावर 8 निकालना है, a टू दी पावर 3 निकालना है, तो ये सब निकाल सकते हैं हाईएस्ट पावर। बेसिकली ये सब ज़्यादा यूज का नहीं है, अगर ज़्यादा यूज करेगा ये सब मैक्सिमम 1 क्वेश्चन होगा लास्ट 37 ईयर में, ठीक है। मैंने PYQ देखा है, लास्ट 37 ईयर में मैक्सिमम 1 क्वेश्चन होगा इसका, ठीक। तो यहाँ तक था इंपॉर्टेंट बात, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू वाला वो सब मैंने कर दिया। अगर इसमें और डेडिकेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो बोलिएगा, मैं बात देखता हूँ, ठीक। वो चलिए इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं, मिलते हैं हम लोग कुछ नए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन में, क्विक रिवीजन में। आई थिंक 1 घंटा ज़्यादा हो गया है, और टाइम लाइन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम लाइन देख के आप लोग बनाइएगा, ठीक है। टाइम लाइन देख के आप लोग का क्वेरी आना चाहिए, और चैप्टर देख लीजिएगा, जहाँ जिसको पढ़ना वहाँ से देख सकते हैं, और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें एफर्ट बहुत लगा है, टाइम भी लगा है, तो ट्राई करेंगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का, और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं, ठीक है। ये दोनों जगह हमसे बात कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करना तो कर सकते हैं, और PDF चाहिए तो यहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए मिलते हैं कोई एक और क्विक रिवीजन कोर्स के बाद, या क्विक रिवीजन करेंगे इसका, कैलकुलस का करेंगे, देखते हैं, इक्वालिटी करेंगे, इसका करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।